Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the second type of cartilage, that is elastic cartilage. तो चलते हैं बोर्ड की तरफ. So dear students, we were discussing the types of cartilage. प्रीवियस लेक्चर में हमने उसमें फर्स्ट टाइप जो इसको डिस्कस किया था, दैट वाज हेलाइन कार्टिलेज. सो हमने इसको डिस्कस कर लिया. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द सेकेंड टाइप ऑफ कार्टिलेज विच इज कॉल्ड एज इलास्टिक cartilage. यस स्टूडेंट्स, तो इलास्टिक नाम से कुछ ज़हन में आया. आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, घर में भी इस्तेमाल करते हैं इलास्टिक. तो इलास्टिक किसी भी ऐसी चीज़ को कहा जाता है कि जब उसके ऊपर फोर्स लगाई जाए तो वो इलोंगेट हो जाए, मतलब वो अपनी शेप को चेंज कर ले, और जब उसको रिलीज़ किया जाए तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस भी आ जाए. तो आप सोचें ज़रा, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में हो सकता है कि जो हम उसको खींचें और वो लंबा हो जाए, फिर लेकिन छोड़ें तो वो वापस नॉर्मल हो जाए. ये आपने सोचना है, मैं आपको एंड पे बताऊंगा. जब हम इस लेक्चर को डिस्कस कर रहे होंगे तो उसके एंड पे ज़रूर बताऊंगा. आपने सोचना ज़रूर इस हवाले से. सो इलास्टिक कार्टिलेज, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल so it is almost similar to the hyaline cartilage. Its structure is almost similar to hyaline cartilage. लेकिन थोड़ा सा फर्क है. इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ है. वो क्या हो सकती है, ज़रा सोचें, गेस करें. इलास्टिक कार्टिलेज पढ़ रहे हैं तो इसमें कोलेजन फाइबर्स के अलावा दे आर ऑल्सो प्रेजेंट द इलास्टिक फाइबर्स. यस डियर स्टूडेंट्स, इट इज इन इट्स स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द हेलाइन कार्टिलेज एंड हैव additional fibers which are called as the elastic fibers. सो इसमें कोलेजन फाइबर्स भी मौजूद हैं और साथ ही साथ में प्लस द कोलेजन फाइबर्स. और इसके अलावा इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? सो डेफिनेटली देयर आर कॉन्ड्रोसाइट्स एंड लेक्यूना, तो ये वहां पर मौजूद है. तो ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं द मैट्रिक्स ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज. सो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज. तो इसमें अल्लाह ताला ने एक एडिशनल चीज़ दे दी. वो चीज़ क्या है? दैट इज द इलास्टिक फाइबर्स. तो इलास्टिक फाइबर्स, फाइबर मतलब कि रेशे, धागे, तो इनकी वजह से जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर ये मौजूद होंगे उस स्ट्रक्चर के अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो अपनी नॉर्मल शेप को रीगेन कर सके. मतलब जब आप उस पर फोर्स लगाएं तो अपनी शेप चेंज कर ले, और जब उसको छोड़ा जाए, जब उसको रिलीज किया जाए तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए. यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज कॉल्ड एज द इलास्टिक कार्टिलेज. अब आप बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है. इट्स लोकेशन.
तो इन ह्यूमन बॉडी, हम इंसानों की बात कर रहे हैं, तो इंसानों के अंदर ये दो जगह पे मौजूद है। नंबर 1, इट इज प्रेजेंट इन पिना, यस माय डियर स्टूडेंट्स, एंड नंबर 2, इट इज प्रेजेंट इन एपिग्लॉटिस। तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हैं? ये दोनों स्ट्रक्चर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। तो आइए इसको मज़ीद देखते हैं कि ये यहाँ पर ये क्यों मौजूद है, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर ये इलास्टिक कार्टिलेज क्यों मौजूद है। तो मैंने आपसे एक सवाल किया था लेक्चर के स्टार्ट में कि हमारी बॉडी में वो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसको हम फोर्स लगाएं तो वो इलोंगेट हो जाए, वो अपनी शेप चेंज कर ले, लेकिन उसको जब रिलीज़ करें तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ पिना। अक्सर घर में बड़े हमारे वो कान खींचते हैं, हमारे असातिज़ा जो हैं वो हमारी दुरुस्तगी के लिए हमारे कान खींचते हैं, या दोस्त यार वो हंसी मजाक में एक दूसरे के साथ ऐसे कान खींचते हैं। सो जब हम इसको खींचते हैं कान को तो इसकी शेप थोड़ी सी इलोंगेट हो जाती है, लेकिन एज सुन एज वी रिलीज ये इट गेन्स इट्स नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल शेप, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर और नॉर्मल शेप में वापस आ जाता है। सो दैट वाज द आंसर। और होपफुली मुझे पता है माशाल्लाह आप सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, तो आपने गेस कर लिया होगा कि हमारी बॉडी में ये वाला वाहिद ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इसको खींचें तो इलोंगेट हो जाएगा, जब छोड़ेंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे भी और वो वापस अपने शेप को रीगेन कर लेगा। सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। दिस फिनोमिना एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। फिजिक्स में अपने डिटेल के साथ इसको पढ़ा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, पिना, तो पिना कहां पर मौजूद है? इट इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। यस डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले चंद लेक्चर्स में प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने रिसेप्टर्स के टॉपिक में इसको डिटेल से डिस्कस किया था, ईयर को, ईयर के स्ट्रक्चर को, और वहां पर हमने बात की कि जो ईयर है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, द एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो एक्सटर्नल ईयर से रेलेवेंट है। तो याद करें ज़रा कि एक्सटर्नल ईयर के आगे क्या कंपोजिशन थी। सो एक्सटर्नल ईयर की इट इज़ फर्दर कंपोज्ड ऑफ पिना, देन देयर वाज ऑडिटरी कैनाल एंड देन देयर वाज tympanic membrane. यस डियर स्टूडेंट्स, और इन तीनों पार्ट्स में हमारा जो टॉपिक है वो किससे कंसर्न्ड है? वी आर कंसर्न्ड विद दिस पार्ट, द पिना, यानी कि ये जो हमारा एक्सटर्नल ईयर का वो वाला हिस्सा जो कि साउंड वेव्स को डायरेक्ट करता है। यस डियर स्टूडेंट्स, तो एक तो यहाँ पर मौजूद है, तो इसी के अंदर क्यों मौजूद है पिना? जो है पिना के अंदर ये इलास्टिक कार्टिलेज क्यों मौजूद है? तो एक तो आप लोगों की दुरुस्तगी के लिए, जब आप कोई शरारत करें या कोई इस तरह का काम करें कि जहाँ पर इसके खींचने की ज़रूरत पड़े और आपको सबक सिखाना हो, या फिर जब ये बेसिकली इट इज़ फ्लेक्सिबल, क्योंकि जब साउंड वेव्स टकराती हैं सो इट डायरेक्ट्स द साउंड वेव्स टुवर्ड्स द इनसाइड, और ये चूँकि हेड के बाहर है, ये हेड के बाहर है, हेड के अंदर नहीं है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलो कि हम जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल द एनिमल्स, क्योंकि ईयर इज प्रेजेंट इन द एनिमल्स, तो एनिमल्स में कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनका पिना होता है और कौन से ऐसे एनिमल्स जिनका पिना नहीं होता? आप चलो इसको दूसरे लफ्ज़ों में आपसे पूछता हूँ कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिसका कान होता है और जिसके कान अंदर होते हैं, जिसके कान बाहर होते हैं और जिसके कान अंदर होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स, हम एनिमल्स को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं वर्टिब्रेट्स और दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स।
तो इनवर्टिब्रेट्स उन्हें कहते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती नहीं है। तो उनके अंदर ये वाले जो, चूंकि वो लोअर एनिमल्स हैं, उनके अंदर ये वाले जो मैकेनिज्म्स हैं, ये वाला जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है वो सही तरह से डेवलप्ड नहीं होता। जबकि जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट किन्हें कहते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर मौजूद है वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें कहा जाता है वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स को डियर स्टूडेंट्स हम आगे दो सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक है सुपर क्लास पाइसिस और दूसरा है सुपर क्लास टेट्रापोडा। पाइसिस में आती हैं मछलियां और टेट्रापोडा में 4 लिम्ब्स रखने वाले जानवर, ये वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं। और इसमें अगर हम इसको जनरली क्लासीफाई करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिशेस, फिश के बाद दूसरी जो कैटेगरी है वर्टिब्रेट्स की दैट इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस उन एनिमल्स को कहते हैं जो पानी में भी रहती हैं और खुश्की में भी रहती हैं। तीसरी कैटेगरी इसमें आती है दैट इज ऑफ द रेप्टाइल्स, जो रेंग कर चलने वाले हैं, अपने पेट के बल या रेंग कर चलने वाले। चौथी कैटेगरी इसमें है बर्ड्स, परिंदे, जितने भी परिंदे हैं। और पांचवी कैटेगरी है मैमल्स। तो जितने भी एनिमल्स हैं उसमें वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स में जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर मैमल्स, उनके अंदर मैमल्स, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स दे आर आउटसाइड द हेड, यानी कि हम सादा लफ्ज़ों में अगर बात करें तो इनके कान बाहर को होते हैं। बाकी तमाम जानवरों के, तमाम एनिमल्स के जो ईयर होते हैं यानी कि उनका जो ये पिना है नहीं होता। जैसे आप बर्ड्स को देख लें, आपने किसी बर्ड के कान नहीं देखे होंगे डेफिनेटली, आपने कभी किसी एम्फीबियन के कान नहीं देखे होंगे, आपने किसी कभी रेप्टाइल के कान नहीं देखे होंगे, किसी मछली के कान नहीं देखे होंगे। सो इट इज़ ओनली द क्वालिटी ऑफ द मैमल्स। और डियर स्टूडेंट्स, मैमल्स का तो पता ही होगा आपको। मैमल्स ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो अपने नौमौलूद यानी कि न्यू बॉर्न बेबीज़ को, जिनकी माएँ अपने ब्रेस्ट मिल्क पे फीड कराएं, अपने मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर फीड कराएं, उन्हें कहा जाता है मैमल्स, एंड वी आर वन ऑफ देम। सो वी हैव दिस वेरी स्पेशल थिंग दैट इज कॉल्ड एज पिना, विच इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। दूसरी चीज डियर स्टूडेंट्स, दैट इज एपिग्लॉटिस, दैट इज एपिग्लॉटिस। एपी मीन्स above एंड ग्लॉटिस, क्या है ग्लॉटिस डियर स्टूडेंट्स? हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल से डिस्कस किया था इसको। सो ग्लॉटिस जो है इट इज अ नैरो ओपनिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ग्लॉटिस, इट इज अ नैरो ओपनिंग प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स। डियर स्टूडेंट्स, एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स। तो फेरिंक्स क्या है? ये सामने जो मस्कुलर ट्यूब है, जब ये मुंह खोलते हैं तो सबसे सामने जो चीज नजर आती है दैट इज आवर फेरिंक्स। तो फेरिंक्स का जो फ्लोर है यानी नीचे वाला हिस्सा है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ इन ऑर्डर टू लेट यू अंडरस्टैंड। तो इस डायग्राम से तो आप वाकिफ होंगे डेफिनेटली। So this is the nasal cavity and here is oral cavity, और इन दोनों के दरमियान में एक हड्डी मौजूद है जिससे हम कहते हैं पैलेट, दैट इज कॉल्ड एज पैलेट, जिसको हम उर्दू में तालू कहते हैं। तो तालू के ऊपर जो कैविटी है वो नेजल कैविटी और तालू के नीचे जो कैविटी है वो ओरल कैविटी। और यहां पर इन दोनों कैविटीज के बिल्कुल सामने यहां पर देयर इज फेरिंक्स, और फेरिंक्स का ये कहलाएगा फ्लोर, दिस इज द फ्लोर। फ्लोर किसे कहते हैं? फर्श को, नीचे वाली जगह को। यहां पर ये एक छोटी सी ओपनिंग है, देयर इज अ नैरो ओपनिंग, दिस वन, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, दिस इज ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप है, कार्टिलेजिनस फ्लैप, विच इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस, दिस इज एपिग्लॉटिस, which is our structure in today's topic, that is epiglottis. तो epi means above, ये कहां पर मौजूद है? इस ग्लोटिस के ऊपर। so it is a cartilaginous flap। आपको याद आया हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको डिस्कस किया था, और प्रीवियस ग्रेड में आपने इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिस्कस किया था जब आप डाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे ह्यूमंस के अंदर। सो इट इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप present
above the glottis। तो डियर स्टूडेंट्स, ये यहां पर क्यों मौजूद है? Why it is present over here? ये बिल्कुल इस तरह से ये फ्लैप है, और ये फ्लैप किसके ऊपर है? हमारी हवा की नाली के ऊपर। इसके नीचे ये क्या है? ग्लोटिस के नीचे दिस इज लेरिक्स, और लेरिक्स के नीचे ये क्या है? दिस इज ट्रेकिया। सो दिस इज आवर वेंट पाइप। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं और जब हम स्वेलो कर रहे होते हैं कोई भी सॉलिड चीज़ या कोई लिक्विड चीज़, आपने निवाला खाया, जब हम उसको स्वेलो करने लगते हैं, इसका मैकेनिज्म आपने प्रीवियस स्केल में पढ़ा, या फिर जब हम पानी पीते हैं, जब हम स्वेलो करते हैं तो लिक्विड या वो सॉलिड इसको जैसे ही टच करेगा तो ये फ्लैप क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ऐसे नीचे हो जाएगा। नीचे होकर क्या करेगा? इट विल कवर द विंड पाइप, जो हमारी हवा की नाली है उसको ये कवर कर देगा, ताकि जो कुछ भी आपने खाया या आपने पिया वो हवा की नाली में, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना चला जाए, तो वो यहाँ से इसको कवर करेगा एपिग्लोटिस, और उसको वो खाना जो है वो स्लिप होकर के कहाँ पे चला जाएगा? इनटू द फूड पाइप विच इज कॉल्ड एज इसोफेगस। वहाँ पे चला जाता स्लिप होके। तो जैसे ही ये इसमें स्लिप हुआ, ये फिर वापस अपनी पोजीशन में वापस आ गया, फिर कुछ चीज़ आई, फिर ये नीचे हुआ, जैसे वो उस पे से नीचे ऐसे उतरेगा, ये वापस अपनी इलास्टिसिटी की वजह से वापस ऊपर आ जाएगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। ये अल्लाह ताला की तरफ से इतनी बड़ी नेमत है कि जिसका हम शुक्र अदा करें तो नहीं कर पाएंगे, कि ये हम खाते पीते, इसीलिए कहा जाता है कि खाते, जब हम निगल रहे होते हैं कोई भी चीज़, खाने के बाद जब हम निगलते हैं तो उस वक्त सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस वक्त सांस लेने की कोशिश करेंगे सो इट माइट गो इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक, वो हमारी हवा की नाली में जा सकता है। तो निगलते हुए हमेशा खामोशी के साथ इसको निगलना चाहिए, और ताकि एपिग्लोटिस सही तरह से उसको कवर कर सके। सो डियर स्टूडेंट्स, देखा कि इलास्टिक कार्टिलेज जो अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड की वो कितना फ़ायदेमंद है। यहाँ पर हमें सुनाई देने में हमारी जो कुव्वत सुमात है बाकी तमाम जानवरों से बहुत बेहतर है। यानी जितने भी मैंने आपको बताए, इनवर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में, फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, अमंग ऑल ऑफ देम वी आर द बेस्ट। और जितने भी मैमल्स हैं उसमें, मैमल्स में भी वी आर द बेस्ट, बिकॉज वी आर द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह अलमाइटी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इलास्टिक कार्टिलेज किस तरह से हमें हेल्प करती है, ये कान खींचने के भी काम आती है। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे तीसरी टाइप कार्टिलेज की। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।